हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। इंसान हालात से मजबूर होकर ऐसे ऐसे इक़दाम उठा लेता है जिन्हें करने का कभी गुमान भी नहीं किया होता। जब भूख और अफलास दरवाजे पर दस्तक देती है तो गैरत और हमीयत खिड़कियों के रास्ते भाग जाया करती है। इंसान के हालात के हाथों खिलौना बनकर रह जाता है। मैं 10 साल का था जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई थी। मेरी माँ तनहा मेरा वाहिद सहारा थी और सारे खानदान वाले और रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। किसी ने इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर हमें सहारा न दिया, हमारी खबर गिरी ना की थी। इन दिनों में बहुत समझदार तो नहीं था, लेकिन मैंने अक्सर छुप छुप कर अपनी माँ को रोते देखा था। उनकी सिसकियों की आवाज मुझे बेचैन कर देती। उनको रोता देख मेरा भी बुरा हाल होने लगता। सूखी रोटी के टुकड़े वो मुझे पानी में भिगो भिगो कर खिलाती और खुद शायद भूखी ही सो जाती थी। गुर्बत के तो जैसे हम सगे रिश्तेदार थे। हमारे साथ साए की तरह ये रहती थी। हम बड़ी मुश्किल से अपने हालात से गुजर रहे थे। घर का गुजर औकात बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मैं सरकारी स्कूल में जाता था, इसलिए तालीम में कोई रुकावट नहीं आई थी। अलबत्ता खाने पीने और बाकी ज़रूरियात के लिए तगो-दो ज़रूरी थी। अम्मा ने कुछ घरों में काम-काज शुरू किया था, ताकि घर का गुज़र-बसर हो सके। मैं अभी छोटा था, मगर ना खुद भी कोई काम-काज तलाश कर लेता। अम्मा काम के लिए जाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा कि अम्मा काम से लौटी, तो अपने कमरे में बंद होकर ज़ारो-कतार रोने लगी। उनका रोना शदीद किस्म का था। मैं घबरा कर अम्मा के पास गया। मैं उनके रोने की वजह जानना चाहता था। कुछ कहा नहीं, बस उन्हें देखने लगा, तो अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया और बिना कुछ कहे रोती चली गई। अम्मा रोती ही जा रही थी। अम्मा का सफेद चेहरा रो रो कर सुर्ख हो चुका था। आंखें सूज चुकी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जख्म हो और वो अपनी परेशानी मुझसे बताना चाहती हूँ। उनके मुंह पर कोई लफ्ज नहीं था। मैंने कितनी ही बार पूछा, अम्मा क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? क्या वजह है? लेकिन अम्मा ने कोई जवाब ना दिया। अम्मा ने मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी। मुझे पूछने पर भी कोई खास जवाब ना दिया। और फिर मैंने देखा कि अगले दिन से अम्मा ने लोगों के घरों का काम छोड़ दिया। कल के बाद आज की ये तब्दीली मुझे थोड़ी अजीब सी लगी थी। मैंने अपनी अकल के मुताबिक ही सोचा कि शायद वहाँ की मालकिन ने अम्मा को कुछ कह दिया हो और अम्मा ने बात दिल पर ले ली हो और नौकरी छोड़ दी, या कुछ और हुआ होगा जिसका मुझे पता नहीं था। खैर, ऐसा क्यों हुआ था मैं नहीं जानता था। पता नहीं वो कौन सी बात थी जो अम्मा मुझे बता भी नहीं सकती थी। मैं नहीं समझ रहा था। अम्मा के घरों में काम करने के हमारे हालात जो थोड़े बहुत बेहतर हुए थे, वो दोबारा से बदतर हो गए और फिर फाकों पर नौबत आ गई थी। जिंदगी फिर एक मुश्किल डगर पर आ गई थी। लेकिन अम्मा ने दोबारा लोगों के घरों में काम नहीं किया था। पता नहीं क्यों अम्मा ने वो नौकरी छोड़ दी थी। अक्सर रात के वक्त एक दो आदमी आते और अम्मा को कुछ पैसे दे जाते। ऐसे ही हमारा गुजारा चल रहा था और मैं 12 साल का हो गया था। वो आदमी कौन थे और क्यों हमारी मदद करते थे, मैं इस बात से बेखबर था। अगर हमारे कोई रिश्तेदार होते तो वो पहले कहाँ थे जब अब्बा फौत हुए थे, और वो रात को ही क्यों आते थे? मैं इन्हें पहचानने में नाकाम रहा था। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो मैंने देखा कि हमारे घर पर एक सूट बूट पहने आदमी बैठा हुआ है। बाहर बड़ी सी स्याह गाड़ी खड़ी है। गाड़ी थी तो मैं गाड़ी देखकर ही हैरान था। अब इस आदमी का हुलिया देखकर मजीद मेरी आंखें खुल गई थी। काफी ठाट बाट शानो शौकत से बराजमान था वो। अम्मा के साथ बैठा था। जितनी देर में यूनिफॉर्म तब्दील करके वहां पहुंचा तो वो आदमी घर से जा चुका था। मैंने अम्मा से हैरत से पूछा, ये कौन था अम्मा, और यहाँ क्यों आया था? अम्मा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, बेटा कब तक हम हालात से ऐसे ही लड़ती रहेंगे? अब तो भूख से और फाकों से मेरा पेट भी कमर को जा लगा है। इसलिए मैंने काम को बंदोबस्त कर लिया है। ये आदमी मेरे लिए काम लेकर आया था और अब तेरी माँ नौकरी किया करेगी। हमारे हालात एक बार फिर से अच्छे हो जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि पिछले 2 साल से अम्मा यही कहती आई थी, काश मेरे पास कोई हुनर होता तो मैं कोई काम कर लेती, पढ़ी लिखी होती तो कोई नौकरी कर लेती। फिर आज अचानक का अम्मा को काम कैसे मिल गया था? और ये आदमी था कौन जो हमारे घर आया था, वो भी अम्मा के लिए काम लेकर? मैंने तो उसे पहली दफा देखा था। भला अम्मा इनके कोई काम करके इन्हें कैसे दे सकती थी? अम्मा ने मेरी आंखों में इतने सारे सवाल देखे तो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, देखो मुराद, आज रात से मुझे काम पर जाना है। एक बड़ी सी हवेली है, इसमें काम करना है। मैं रात को जाऊंगी और सुबह लौट आऊंगी। सारी रात तुम्हें घर पर अकेले रहना है और घर का ख्याल भी रखना है।
अब तुम इस घर के वाहिद मर्द हो और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम मेरा साथ दो। हमारे हालात अच्छे करने के लिए मुझे वहाँ रात में काम करना पड़ेगा और अब तुम्हें अपना बहुत ख़्याल रखना है। अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, अम्मा परेशान ना हो, मैं अकेले रह जाऊँगा। लेकिन आप सारी रात कैसे काम करेंगी? रात तो सोने के लिए होती है, काम करने के लिए होती है क्या? आप इनसे कहें कि दिन में आपसे काम करवा लें, रात को रहने दें। मेरी बात सुनकर अम्मा तल्खी से हंसी और कहने लगी, बेटा, हर काम का एक खास वक्त होता है और हवेली में जो काम मुझे मिला है वो रात को ही हो सकता है, दिन के वक्त मुमकिन नहीं। अम्मा, पहले ही तो तुम ये घरों में काम दिन को ही करती थी ना, अब रात को क्यों? मैंने फिर सवाल किया था। अम्मा कहने लगी, ये बंगला है, यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करना होगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, पढ़ लिख कर अफसर बन जाओ, यही मेरी ख्वाहिश है। मैंने अम्मा से वादा कर लिया कि मैं बहुत मेहनत से दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और फिर उसी रात से अम्मा ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। बहुत अरसे बाद मैंने अपनी माँ को तैयार होते देखा था। अब्बा की वफात के बाद अम्मा ने अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। कभी नक-सक से तैयार ना हुई थी, लेकिन आज रात अम्मा ने अलमारी से अपना एक पुराना सुर्ख जोड़ा निकाल कर पहना, तो मैं हैरत से अम्मा को देखने लगा। ये तब्दीली एकदम से अम्मा में कैसे आई थी? अम्मा बहुत गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी और ये जोड़ा पहनते ही दमकने लगी थी। इन पर यह रंग बहुत खूबसूरत लगा था, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद से अम्मा ने कभी इतना गहरा रंग नहीं पहना था। इसीलिए मैंने पूछ लिया कि अम्मा, नौकरी पर जाने के लिए इतना गहरा रंग क्यों पहन रही हो? कोई और पहन लेती। अम्मा जो वो जोड़ा पहनने के बाद अपने होंठों पर सुर्खी लगा रही थी, उसके हाथ एकदम ही रुक गए थे। ऐसा लगा था जैसे अम्मा ने हलक में कोई गोला निगला हो और फिर मेरी तरफ देख कर कहने लगी, अम्मा, कि बेटा, यही मेरी नौकरी का हिस्सा है, ये सब करना पड़ेगा। अपनी खुशी से नहीं कर रही। अपनी अम्मा को तैयार होता देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि बहुत अरसे बाद मेरी अम्मा ने बहुत खूबसूरत लग रही थी। अम्मा ने अपना बुर्का पहना, नकाब लगाया और मेरे माथे को चूमकर घर से निकल गई। मैंने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया और कमरे में आकर सोने के लिए लेट गया। मैंने दिल ही दिल में खुद से अहद किया था कि मैं बड़ा होकर अच्छी नौकरी करूँगा और फिर मेरी अम्मा को यूँ सारे जहाँ की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। उन्हें इनके रात के आराम को यूँ खराब नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से अपना आराम करेंगी। मेरे ज़हन में बहुत से सवालात भी खलबली मचा रहे थे। वो आदमी जो रात के अंधेरे में हमारी मदद करने आते थे, वो कौन थे? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। अम्मा ने लोगों के घरों का काम क्यों छोड़ा था? और अब अम्मा आधी रात को कौन-सी नौकरी लेकर निकली थी, जिसके लिए इतना तैयार होकर जाना पड़ा था? फिर ये नौकरी का हिस्सा कैसा था? यही सब सोचते-सोचते मेरी आँख लग गई थी और फिर जब सुबह मेरी आँख खुली, तो घर का दरवाज़ा बज रहा था। यकीनन मेरी अम्मा आ गई थी। मैंने भागकर जाकर दरवाज़ा खोला, तो अम्मा के गले लग गया। अम्मा ने मुझे प्यार किया और बहुत सारे शॉपर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। जैसे ही मैंने शॉपर खोले, तो मेरी चीख निकल गई। इनमें गरमा-गरम हलवा-पूरी और नाश्ते के लिए बहुत सारा सामान था। खाने-पीने की और भी बहुत सी चीज़ें थी। बहुत अरसे बाद मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी थी। जब तक अब्बा ज़िंदा थे, वो मेरी ये ख्वाहिशात पूरी किया करते थे, लेकिन अब्बा के जाने के बाद तो ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो पा रही थी। आज ये सब देखकर मेरी बाछें खिल गईं। अम्मा की ये नौकरी तो बड़ी ही अच्छी थी। ये सोचकर मैं बहुत खुश हुआ और फिर हम दोनों माँ-बेटे ने नाश्ता कर लिया। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। मेरी माँ के चेहरे का रंग कुछ उतरा हुआ था। रात वाली सुर्खी भी अब उनके होंठों पर नहीं थी। लिबास भी बहुत शिकन-आलूद सा था। शायद अम्मा काम कर के थक चुकी थी, क्योंकि वो 4 लुक़्मे खाकर ही अपने कमरे में चली गई थी। मैं स्कूल के लिए निकल गया था और जब स्कूल से वापस लौटा, तब तक अम्मा कमरे में ही थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अम्मा ऐसी गहरी नींद सो रही थी जैसे बहुत थकी हुई हो। शायद बहुत ज़्यादा काम किया था बंगले में। मैंने अब्बा के इंतकाल के बाद से अम्मा को कभी इतनी गहरी नींद सोते हुए नहीं देखा था। अम्मा तो ज़रा-सी आहट पर चौंक जाती थी। लेकिन ना जाने अम्मा ने रात ऐसा क्या काम किया था, ऐसा कौन-सा पहाड़ तोड़ा था कि मेरे स्कूल से लौटकर आने तक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी अम्मा नहीं उठी थी। अम्मा को सोते ही छोड़कर दरवाजे से पलट आया था। मैंने खामोशी से अपने कमरे में गया। सुबह का बचा हुआ नाश्ता रखा था, वही खाया और सो गया। शाम के वक़्त अम्मा की आँख खुली तो वो मेरे पास आई। मुझे नींद में से जगाकर पूछने लगी कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं? मैंने हँसकर कहा, अम्मा, तुम तो काम करके इतना थक गई कि तुम्हें तो यही पता नहीं चला कि मैं कब स्कूल से आया हूँ। अम्मा ने मुझसे नज़रें चुरा लीं, जैसे अपने काम के नाम पर कुछ छुपा रही हो। रात हुई तो अम्मा ने फिर एक गहरे रंग का जोड़ा पहना। वैसे ही तैयार हुई और अब की बार अम्मा ने कुछ खुशबू भी लगाई थी। पुरानी एक खुशबू की शीशी पड़ी हुई थी। जैसे तैसे अम्मा ने उसे ही खुद को खुशबूदार कर लिया था और फिर वो तैयार होकर निकलने लगी थी। मैं बस खामोशी से चारपाई पर बैठा अम्मा को तैयार होते देख रहा था। पता नहीं ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए इतना सजना पड़ता था। अम्मा ने जाने से पहले मुझे फिर से बहुत सारी हिदायत कर दी और घर से निकल गई।
ये रात भी ऐसे ही गुजर गई थी और फिर सुबह अम्मा बहुत सारा नाश्ता लेकर लौटी थी। रोज रोज इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? अभी तो अम्मा की नौकरी को शुरू होकर 2 दिन ही हुए थे, लेकिन बहुत समय छोटा था, अम्मा से ये सवाल पूछ न सका। अलबत्ता इसी बात का सुकून हो गया कि मुझे अब खाली पेट नहीं रहना पड़ेगा। खाने को भी अच्छा खासा मिल रहा था, पहनने ओढ़ने को भी। रफ्ता रफ्ता हमारे हालात बदलने लगे। अब तो अम्मा मुझे खर्चे के लिए पैसे भी देती थी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अम्मा ने बहुत सारे रिस्क ज़र्क वर्क नए कपड़े भी बना लिए थे और मेरी तालीम भी अब सरकारी स्कूल से ख़त्म करवाकर एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में करवा दी थी। अम्मा सारी सारी रात घर से बाहर रहती और जब सुबह लौटती तो फिर सारा दिन सोकर गुजारती। और अम्मा के मेरे दरमियान बहुत कम ही बातचीत होने लगी थी। मैं बड़े स्कूल में गया तो बड़े लोगों के बड़े बच्चों ने मेरी दोस्तियां उनके साथ हुई। वो बहुत रईसजादे थे। उनकी ज़िंदगी के रंग-ढंग ही अलग थे। आहिस्ता-आहिस्ता मैं भी इन्हीं के रंगों में रंगने लगा था। वैसा ही लाइफ़स्टाइल अच्छा लगने लगा था। ज़्यादातर लड़के स्कूल से निकलकर सिगरेट नोशी करते थे और जब मेरी दोस्ती इन लड़कों से हुई थी, तो इन लोगों ने मुझे भी सिगरेट की ऑफ़र की थी और उसकी आदत लगा दी। पैसों की कमी तो अब मेरे पास भी नहीं थी, इसलिए मैं भी सुकून से सिगरेट खरीद कर इनके साथ पीता था। बहुत सारी मूवीज़ देखता और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग फ़ास्ट मूवीज़ देखने लगे। अम्मा रात को काम के लिए चली जाती तो मैं दोस्तों को अपने घर बुला लेता। सब हमारे ही घर आकर मूवीज़ देखते और अम्मा के आने से पहले इन्हें चलता कर देता। तकरीबन हर तरह के गलत कामों में मैं मुलविस हो चुका था। कभी-कभी तो नशा भी करने लगा था, बस इतनी एहतियात करता कि अम्मा को मेरी इन सरगर्मियों का पता ना चले। वगरना शायद बहुत बुरा होता। अम्मा मेरी खातिर अपनी नींद की कुर्बानी दे रही थी, इसीलिए इन्हें हकीकत ना पता चलती तो नाराज़ हो जाती। लेकिन माँ तो माँ होती है। उसे औलाद के बारे में खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। एक सुबह मेरी अम्मा घर आई। मैं कमरे में ही था। अम्मा नाश्ता रखकर मेरे पास आई और एकदम के चेहरे का रंग बदल गया। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम सारी रात क्या करते हो? मैं घबरा गया और झूठ कहा कि अम्मा, मैं तो सोता हूँ। उन्होंने दासी से मुझे देखा और कहने लगी, झूठ मत कहा करो। और मुझे लगता है तुम मेरे पीछे कोई गलत काम करते हो। बताओ क्या करते हो? अम्मा की बात सुनकर मैं डर गया था कि कहीं इन्हें मेरा सच ना पता चल जाए। इसलिए मैंने इन्हें चुप कराने के लिए गुस्से का सहारा लिया और चीख कर कहा, अम्मा, तुम सारी रात खुद तो घर से बाहर रहती हो, रहती नहीं घर पर, और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं क्या गलत करूँगा? अकेला सारी रात घर पर पड़ा रहता हूँ। सुबह स्कूल जाता हूँ और सारा दिन पढ़ाई करता हूँ। और तुम सारा दिन सोकर गुजार देती हो। तुम्हारे पास मेरे लिए वक़्त कहाँ है? मेरी इतनी सारी शिकायतें करने पर अम्मा ने अपने होंठ सी लिए और खामोशी से कमरे से निकल गई। मेरी जान में जान आ गई थी। मुझे यकीन था कि अब अम्मा दोबारा कभी सवाल नहीं करेंगी और ऐसा ही हुआ। अम्मा बिल्कुल खामोश हो गई थी। कोई सवाल जवाब न करती थी। मैंने भी इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी सरगर्मियों में मज़ीद आगे बढ़ गया था। अब तो मैं कभी-कभी शराब की बोतल उठाकर भी घर ले आता और दोस्तों के साथ लड़कियों की महफ़िलों में भी जाया करता। खूब ऐश करता। मैं 16 साल का होने वाला था और 10वीं जमात में था, जब एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा, यार तुम कब तक ऐसे ही मूवीज़ देख-देख कर दिल बहलाते रहेंगे? क्यों ना हम आज किसी ऐसी जगह चलें, जहाँ ये सब कुछ हमें असलियत में मिल जाए। बिल्कुल आंखों के सामने। फ़हद की बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? वो ज़ोर से हँसा और कहने लगा, अरे यार, तुझे मालूम नहीं है? अमीर मर्द अपनी औरतों से ज़्यादा दूसरी औरत पे दिल बहलाते हैं। मेरा बाप मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और आए रोज़ ऐसी जगहों पर जाता है, जहाँ उसे दूसरी औरतें मिल जाती हैं। वो इन्हें खुश करती हैं। मेरे ड्राइवर को ऐसी जगह बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मैं उसे कहता हूँ कि वो हमें ले जाए। ये सुनकर तो मैं पहले कुछ खौफ़ज़दा हो गया, क्योंकि मैं आज तक किसी ऐसी जगह नहीं गया था और ये सोचकर परेशान हो रहा था कि भला कैसे किसी और के साथ वक़्त गुज़ार सकता हूँ। लेकिन फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि तेरी माँ कौन-सा रात को घर पर होती है, इसे कैसे पता चलेगा? और बस एक रात की तो बात है। चल मेरे साथ, चल ऐश करेंगे, खूब लुत्फ़ उठाएँगे। दोस्तों ने मुझे राज़ी करवाया और ऐसी वीडियोज़ दिखाईं कि मैं खुद ब खुद वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया और फिर इसी दोस्त के ड्राइवर ने हमें इस मंडी में पहुँचाया, जहाँ औरतों की खरीदो-फ़रोख्त का काम होता था। वहाँ बड़ी-सी हवेलियाँ थीं, जो रात आधी को भी रोशन रहती थी। मैं और मेरे दोस्त एक हवेली में गए। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत बैठी थी। उसका हुलिया बहुत ही अजीब और नाज़ेबा-सा था। हम नौजवान लड़कों को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहुत कम ही दामों में तुम्हें बहुत खूबसूरत औरतें मिल जाएँगी, लेकिन मेरे कोठे के सिवा कहीं और ना जाना, यहीं रुक कर रहना होगा। मेरे दोस्तों ने इससे वादा कर लिया कि हम हमेशा इसी कोठे पर आएँगे। उसने हमारे सारे दोस्तों को अलग-अलग कमरों में भेज दिया। मुझे खौफ तो बहुत आ रहा था, क्योंकि मैं आज तक किसी ऐसी जगह नहीं आया था, लेकिन यहाँ आने से पहले मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी, जो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे हवासों पर सवार हो रही थी। मैं होशो-खर्च से बेगाना हो रहा था। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ बहुत सी रोशनी थी। एक औरत बिस्तर पर सजी-सवरी बैठी थी। मैं धीरे-धीरे कदम उठाकर उसके करीब गया और जैसे ही घूंघट उठाया, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं चाहा कि ज़मीन फटे
और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो औरत जो मेरे सामने बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी। मुझे देखकर मेरी माँ की आंखें हैरत से खुल गईं। उसके होंठों पर ताला लग गया। बस वो फटी-फटी निगाहों से मुझे देख रही थी और मैं उसे। हम दोनों के दरमियान खामोशी थी और वो खामोशी मौत से ज़्यादा खतरनाक थी। कितनी ही देर ऐसे ही गुज़र गई थी और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए अपनी माँ से पूछा था, "अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस फहाशी के अड्डे पर तुम्हारा क्या काम है? तुमने तो कहा था कि तुम नौकरी करती हो, फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों हो? किस लिए आखिर?" अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अम्मा के बाल पकड़ लिए और नफरत से पूछा, "बताओ अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम एक तवाइफ हो?" अम्मा फिर भी खामोश ही रही। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जान गया था कि मेरी माँ रात के अंधेरे में क्या काम करती है। वो कौन सी नौकरी थी जिसने हमारे हालात इतनी तेजी से बदल दिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ इस कदर गिर सकती है। मैंने अपनी माँ की आंखों में अपने लिए नफरत देखी तो फौरन रोते हुए कहने लगी, "मुझे गलत मत समझो मुराद, बहुत मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया था। सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारे मुस्तकबिल की खातिर मैंने अपना आप बेच डाला। इसके सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा ना करती तो तुम्हारा मुस्तकबिल तारीक हो जाता। मगर देखो, मेरी खोही मैं हराम की आमेजिश थी, तो मुस्तकबिल कैसे रोशन बनता तुम्हारा?" मैंने हकारत से अपनी माँ को देखा और कहा, "अम्मा, क्या पूरे ज़माने में कोई और एक काम भी ऐसा नहीं था जो तुम्हें इज़्ज़त के साथ करना पड़ता? क्या तुम्हारे जिस्म का सौदा करके ही हमारा मुस्तकबिल बनना था?" अम्मा रोते हुए कहने लगी, "बहुत कोशिश की थी मैंने, मुराद, बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी नहीं बन सकता। तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद मर्द भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर हमलावर होने लगे। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पास कोई हुनर नहीं था। कम उम्र में मेरी शादी कर दी गई, इसीलिए जब तुम्हारा बाप गुजरा तो मैंने लोगों के घरों में काम-काज शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें मालूम है कि हर घर में कोई ना कोई मर्द होता जिसकी गंदी नज़रें मेरे वजूद को खाने लगी, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन मर्दों को जब भी मौका मिलता वो मेरी इज़्ज़त से खेलने से बाज ना आते, और इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर मैंने लोगों के घर जाना छोड़ दिया। वो नौकरियाँ भी छोड़ दी। तुम्हारे अब्बा के दोस्त मेरी मदद करने के लिए तैयार थे। वो आया करते थे। मुझे लगा था वो हमारी मदद के आते हैं। इन्हें हमारा ख़्याल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो जानबूझकर रात के अंधेरे में आते और पैसे देने के बहाने मेरी इज़्ज़त का सौदा करना चाहते। पहले पहल तो मैं इन्हें टालती रही और तुम्हारी खातिर इनसे पैसे लेती रही, लेकिन फिर वो हद से गुज़रने लगे तो मैंने उनका सहारा भी छोड़ दिया। क्या तुम्हें याद है हमारे घर फाके हुए लगे थे? हम दोनों भूखे रहने लगे थे। किसी को हमारा ख़्याल नहीं था। कोई नहीं था जो हमारी मदद करता। और फिर ऐसे ही एक रोज़ एक आदमी हमारे घर आया। उसे किसी तरह पता चला था कि मैं बेवा हूँ और मजबूर हूँ। उसने मुझे कहा कि अगर इज़्ज़त बेचनी है तो महंगे दामों पर बेचो ना। दूसरों के घरों में काम करके चंद पैसों की एवज इज़्ज़त फ़रोख्त करने की क्या ज़रूरत है? मैं इस वक्त हालात से इस कदर परेशान आ गई थी कि बिना सोचे समझे हाँ कर बैठी, और फिर एक ही रात के बाद मुझे इतना पैसा मिला कि मैं हैरान रह गई। मैं नाश्ता लेकर सुबह घर पहुंची तो तुम्हारे चेहरे की खुशी ने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ देखना चाहती थी, और इसीलिए हर रात अपने आप का सौदा करने लगी, अपनी इज्जत बेचने लगी। हम जो खाना खाते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो सब यही इज्जत बेचकर मिलता है, वगरना कब से फाकों तले मर गए होते। ये कहकर अम्मा ज़ारो कतार रोने लगी, लेकिन उसके आंसू मेरे दिल पर असर नहीं कर रहे थे। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी कि अम्मा इतने सालों से दूसरों के घर बिस्तर की जीनत बनती आई है। अपनी अम्मा के सारे मसले मुझे सिर्फ के बहाने लग रहे थे। कहना था कि उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि अम्मा ने ये सब कुछ अपनी खुशी से किया है। नशा मुझ पर सवार होने लगा था। मैं सही और गलत भूल चुका था। किसी भी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी सिमत निकल पड़ा हूँ। मैं गुस्से में अम्मा के करीब हुआ और अम्मा से कहा कि ठीक है, तुम पैसों के लिए खुद को फ़रोख्त करती हो ना, तो मैं भी पैसे देकर यहाँ आया हूँ। अब मेरी खातिर अपना आप पेश कर दो। मैं ऐसे तो वापस नहीं जाऊँगा। मैं भी बाकियों की तरह पैसे पूरे करके जाऊँगा। तो भी तो एक कर रकम इसके एवज़ लिए बैठी है ना। मैं भी अपने काम पर पैसे लगाकर आया हूँ। अब तो मुझे मेरा हक वसूल करने दे। मेरी बात सुनते ही अम्मा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुँह पर लगाया, मुझे धक्का दिया और नफ़रत और अताब से मुझे देखते हुए कहने लगी, "तेरा मुस्तकबिल बनाने के लिए मैंने खुद को बेच दिया, अपनी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया। अपनी सबसे प्यारी चीज़ तेरी खातिर मैंने तेरी मुस्तकबिल की खातिर कुर्बान कर दी। ये सोच कर के तू अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएगा, मगर तू तो उलट सिमत ही चल निकला, और तू मुझे ही खरीदना इन्हीं पैसों से चाहता है, जो पैसे मुझे बेच कर मिले हैं। तेरी इज़्ज़त, हया, शर्म कहाँ चली गई है? कुछ तो शर्म लिहाज़ कर। मैं चाहती थी तो अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर अफ़सर लग जाए, तो मैं भी इस गंदे काम से निकल जाऊँगी। अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत ले जाऊँगी। तुझे अपना आखिरी सहारा समझती रही और तू मुझे ही बेसहारा करने पर चला है। मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन तू तू तो मेरा ही खरीदार बना बैठा है। अम्मा के हाथ से थप्पड़ खाकर मैं मज़ीद
दरिंदा बन गया और अपनी माँ पर झपट पड़ा। उससे पहले कि मैं अपनी माँ के साथ कोई गलत हरकत करता, जो कुछ हुआ वो बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अज़ाब हम पर नाज़िल हुआ था और इतना तेज़ ज़लज़ला आया कि पूरा कमरा लर्ज़ कर रह गया। दीवारों पर लगी बेहयाई से भरी तस्वीरें ज़मीन पोंछ हुईं। लम्हे में ही सब कुछ तहस-नहस हो गया था और छत पर लगा पंखा ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा था। एक फानूस भी छत पर लटका हुआ था, जो इस हरकत से एकदम नीचे को गिरा था। मैं अम्मा से आगे बढ़कर मुझे बचा लिया। मेरी माँ का सर फट गया था। मैं तो अभी भी अपने होशो-हवास में नहीं था। मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा और वहाँ से भागती हुई बाहर निकल आई। अफ़रा-तफ़री का आलम था। हर कोई खौफ के मारे भाग रहा था। अम्मा मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा घर ले आई थी। मेरी हालत बहुत अजीब थी। ज़लज़ले के झटकों ने मेरे सारे वजूद को हिलाकर रख दिया था। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे होश आ रहा था। घर पहुँचकर मेरी माँ ने मुझे पानी पिलाया, मुझे मुँह धुलाया। ज़लज़ले के झटके रुक चुके थे, लेकिन मेरी ज़ात अभी भी ज़लज़ले की ज़द में थी। मैं मुसलसल काँप रहा था। अम्मा मेरे कदमों में बैठ गई और मुझसे माफ़ी माँगने लगी। अपने गुनाहों का इतराफ़ करने लगी, लेकिन अम्मा से ये भी ज़्यादा गुनहगार तो मैं था। मेरी माँ ने सब कुछ मेरे मुस्तक़बिल, मेरी भलाई के लिए किया था और मैंने वही सब पर पानी में मिला दिया था। अम्मा की सारी कुर्बानी को मैंने रायगा कर दिया था। मैं ये भी अपनी अम्मा से माफ़ी माँगी और अम्मा से कहा कि माफ़ कर दे, नशे की हालत में मुझे एहसास नहीं रहा था। मैं तुझ पर ही हमला आवर हो गया। कैसे मैंने तेरी इज़्ज़त को रोंदने का सोच लिया। मुझे माफ़ कर दे अम्मा, मैं कितनी बड़ी गलती करने चला था। इतना ज़्यादा बड़ा गुनाह मेरे हाथों से सरज़द होने वाला था। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मा मुझे माफ़ कर दे। अम्मा ने मेरे जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, मैंने तुझे हराम का नवाला खिलाया था ना। फिर ये कैसे सोच सकती थी कि तू हलाल रास्ते पर चलेगा। तेरे पेट में हर नवाला हराम का गया है। इसीलिए तो बहुत गलत सोबतों में पड़ गया। रास्ते गलत पर चल निकला और अपनी माँ का गिरेबान हाथ डाले। मैंने अपनी माँ के गिरेबान पर हाथ डालने से भी बाज नहीं आना था। मुझे माफ़ कर दे। मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा। कभी तुझे हराम का नवाला नहीं खिलाऊँगी। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। मैंने भी अपनी अम्मा से वादा कर लिया था कि अब मैं कभी अम्मा को तंग नहीं करूँगा। कोई फ़रमाइश नहीं करूँगा। मैं 16 साल का जवान लड़का हो चुका था। अब मैं मेहनत मज़दूरी करने के काबिल था। जो गुज़र गया था हम दोनों उसे भूलने को राज़ी थे। अब हमें बस अपने रब से माफ़ी माँगनी थी, ताकि हमारे माज़ से हमारे सारे गुनाह धुल जाएँ। मैं बस आप लोगों से यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि अपनी औलाद को कभी हराम का नवाला ना खिलाएँ, क्योंकि हराम खाने वाली औलादें कभी हलाल काम नहीं कर सकती और इस माशरे में मौजूद बेवा औरतों को जीने का हक दें। उन्हें इस कदर परेशान ना करें कि खुद जिस्म फ़रोशी के अड्डों पर पहुँच जाएँ, ताकि उसका गुनाह लोग गिर सकें। ऐसे ही सब गुनाह गर्दनों पर आ जाएँगे। ये माशरा हम इंसानों से बना है और हमें खुद इस माशरे को इंसानों के लिए बेहतर बनाना होगा। किसी पर ज़िंदगी इतनी तंग नहीं कर देनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी अपनी जान का दुश्मन हो जाए और अपनी इज़्ज़त का सौदा कर ले। माशरे में हराम की आमेज़िश दूर होगी, तो कोई बेहतरी आएगी, वगरना मजबूर और बेआसरा औरतें खुद को जिस्म के पुजारियों के और भेड़ियों के सामने ही पेश करती रहेंगी और हर रात किसी बेटे की अपनी माँ से इसी हाल में शनासाई होती रहेगी।